बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर।
कक्षा 7वीं भूगोल विषय के सत्र में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पाठ 4 वायुदाब। स्वाध्याय के साथ साथ पाठ को एक बार फिर से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कारण लिखो। वायुदाब ऊंचाई के अनुसार कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वायुदाब क्या है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं: ऊंचाई, तापमान, गुरुत्वाकर्षण। हवा में धूल के कण, जल वाष्प, भारी वायु आदि तत्व भूपृष्ठ के निकट अधिक मात्रा में होते हैं। भूपृष्ठ से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे हवा के इन घटकों की मात्रा कम होती जाती है। फलस्वरूप ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा विरल होती जाती है और वायुदाब कम होते जाता है। हम देख रहे हैं हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण, एक कवर करती हुई चीज हमें दिखाई दे रही है। यह है पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ उसका वायुमंडल। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हवा में भी वजन होता है। हवा बहुत हल्की होती है, लेकिन वजन तो होता है। जब इतना मोटा एक आवरण पृथ्वी के चारों ओर छाया हुआ है, तो इस वायुमंडल का पृथ्वी पर सतत दबाव पड़ता रहता है, और वायुमंडल के इस दबाव को ही हम वायुदाब कहते हैं। दूसरा है, वायुदाब पेटियों का दोलन होता है। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन क्रियाओं के कारण पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की अवधि और प्रखरता विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बदलती जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी सतत अपने धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है, और साल भर में पूरे जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है, उस पूरे समय को हम अपना पृथ्वी का एक वर्ष माना जाता है। तो इस वर्ष भर में पृथ्वी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में इस तरह से होती है कि सूर्य की किरणें उस पर लंबवत पड़ती हैं। और इसके अलावा कर्क रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव में और मकर रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव में सूर्य प्रकाश की अवधि और उसकी प्रखरता क्रमशः कम होती जाती हैं। तो इससे क्या होता है, तापमान पेटियों और उन पर आधारित दाब पेटियों के स्थानों में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन सामान्यतः उत्तरायण में 5 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर की ओर अथवा दक्षिणायन में 5 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। इस प्रकार वायुदाब पेटियों का दोलन होता है। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। वायुदाब पर तापमान का क्या परिणाम होता है? हमने इसके पहले देखा था, वायुदाब को प्रभावित करने वाले मुख्य घटकों में ऊंचाई, तापमान और गुरुत्वाकर्षण। अब हम देखेंगे कि तापमान का वायुदाब पर क्या प्रभाव होता है। तापमान और वायुदाब का निकट का संबंध है। जहां तापमान अधिक होता है, वहां वायुदाब कम रहता है। क्यों इस तरह से होता है? तापमान अधिक हुआ और वायुदाब कम क्यों हो जाता है? तो बच्चों, जहां तापमान अधिक होता है, यानी वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, और उसी की वजह से भूपृष्ठ की हवा गर्म हो जाती है। और जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होती है तो क्या होता है, वह ऊपर की ओर उठ जाती है।
भूपृष्ठ के समीप की ऐसी गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है। परिणाम स्वरूप उस प्रदेश का वायुदाब कम हो जाता है। जब हवा अपने स्थान पर फैल गई और फैलकर वो हल्की हुई और हल्की होकर वो ऊपर उठ गई, यानी ऊपर की तरफ चली गई, तो जो नीचे का स्थान है वहां पे हवा कम हो गई, थोड़ा सा स्थान खाली हो गया। तो वहां जब हवा कम हुई तो उसका दबाव भी कम हो गया, तो वहां पर वायुदाब कम हो जाता है। तो तापमान अधिक और वायुदाब कम। उपध्रुवीय क्षेत्र में कम वायुदाब पेटी का निर्माण क्यों होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी आकार में गोल है, तो पृथ्वी का ध्रुव की ओर जाने वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से वक्राकार है। अतः ध्रुव की ओर के प्रदेश का क्षेत्र कम होता जाता है। इस आकार के कारण हवाओं को बाहर निकलने के लिए अधिक अवसर मिलता है। पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ होने वाले कम घर्षण के कारण तथा परिभ्रमण गति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की हवा बाहर फेंकी जाती है और वहां कम वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। अब इसी बात को हम समझेंगे एक चित्र के द्वारा। हम देख रहे हैं ये पृथ्वी हमारी, और पृथ्वी आकार में गोल होने के कारण जो विषुवत पे जो पृथ्वी की यहाँ में हमें चौड़ाई दिखाई पड़ती है, वह चौड़ाई हम जैसे जैसे ध्रुव प्रदेशों की तरफ जाते हैं, हम यहाँ ये विषुववृत्तीय कम दाब की पेटी, यहाँ से जैसे जैसे हम ध्रुव प्रदेश की तरफ चलते हैं, हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो ये आकार गोल है, इसकी वजह से यहाँ का जो प्रदेश है वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ हवाओं को बाहर निकलने के अधिक चांस मिलता है। और दूसरी बात है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर सतत घूमती रहती है, उसके कारण भी जो होता है यहाँ की हवाएं जो है वो तेजी से बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों में, ये उत्तरी ध्रुव में, उसी तरह हम नीचे देखें कि ये दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर जो है हवा कम हो जाती है, और इसलिए यहाँ पर कम दाब पेटी वाले क्षेत्रों का निर्माण होता है। जब हवा कम हुई तो उसका दबाव कम हो गया, वायु दाब कम हो गया। तो ये जो जोन है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं उपध्रुवीय कम दाब पेटी वाला क्षेत्र। उसी तरह यह उत्तरी ध्रुव में भी यह है, 55 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में ये जो क्षेत्र बनता है, ये उपध्रुवीय कम दाब पेटी वाला क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न तीसरा, टिप्पणी लिखो। मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियां। विषुववृत्तीय क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ध्रुवीय प्रदेश की ओर उत्तर और दक्षिण दिशा में बहने लगती है। ऊंचाई पर स्थित कम तापमान के कारण वह हवा ठंडी होकर भारी बनती है। यह भारी हवा उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमि की ओर नीचे आती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। यह वायु शुष्क होती है, इसलिए इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती। फलतः संसार की अधिकांश मरुभूमियां इस प्रदेश में पाई जाती हैं। मरुभूमि यानी रेगिस्तान, मरुस्थल। दूसरा मुद्दा है वायु दाब का क्षैतिज समानांतर वितरण। सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली उष्णता असमान है। हम सब जानते हैं विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, लंबवत पड़ती हैं, कम क्षेत्र में पड़ती हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की तरफ चलें और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध में चले, तो पृथ्वी की सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछी पड़ने लगती हैं,
उनकी प्रखरता कम होते जाती है, यानी उनसे मिलने वाली गर्मी जो है वो कम हो जाती है। तो विषुवत वृत्त पर सूर्य की प्रखर किरणें, प्रखर तीव्र उष्णता, और जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ चलते हैं उष्णता की तीव्रता कम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली उष्णता असमान है। अतः विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर तापमान का वितरण असमान होता है। परिणाम स्वरूप पहले तापमान पेटियों का निर्माण होता है और इन्हीं तापमान पेटियों के कारण वायुदाब पेटियां बनती हैं। तापमान पेटी और वायुदाब पेटी में पारस्परिक संबंध होता है। तापमान पेटियों का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है और वायुदाब पेटियों का अक्षांशीय विस्तार सीमित होता है, अर्थात वायुदाब पेटियों की चौड़ाई कम होती है। तापमान के असमान वितरण का प्रभाव वायुदाब पर भी पड़ता है। जहां पे तापमान अधिक वहां वायुदाब कम, जहां तापमान कम वहां वायुदाब अधिक। इस कारण पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच क्षैतिज समानांतर दिशा में वायु के कम और अधिक दाब की पेटियों का निर्माण होता है। इस बात को हम इस चित्र के द्वारा देखेंगे। यह है हमारी पृथ्वी का मानचित्र, यह है विषुवत रेखा, 23.5 अंश दक्षिण गोलार्ध में यह है मकर रेखा और 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। सूर्य की किरणें 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध के बीच में सतत प्रखर लंबवत पड़ती हैं और यहां पर सूर्य की उष्णता प्रखर होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं 66.5 अंश, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में हम देखते हैं 66.5 अंश। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, क्योंकि ये सूर्य, हमारी पृथ्वी गोल है, तो उसकी वजह से जब ये, और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के समक्ष वो आती है, तो उसका जो ये हिस्सा है 23.5 अंश से उत्तरी गोलार्ध में हम ऊपर की तरफ चलें, उसी तरह 23.5 अंश से हम नीचे की तरफ चले दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं। ये हमने पिछले पाठों में भी पढ़ा है। तो इन क्षेत्रों में जो है तापमान कम होता है। यहाँ पर तो 0 अंश से लेकर 23.5 अंश उत्तर और 0 अंश से लेकर 23.5 अंश दक्षिण, यह है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। उष्ण कटिबंध यहाँ पर, यानी यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं और इसलिए उनकी प्रखरता अधिक होती है। 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध और उसी तरह से 23.5 अंश से 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों की प्रखरता कम होती है। इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पर उष्णता और शीत दोनों, ठंडी और गर्मी दोनों बराबर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण। सम मतलब बराबर, शीत उष्ण, तीन शब्द हैं, सम शीत उष्ण, इनको मिला दिया तो समशीतोष्ण। और उसके बाद 66.5 अंश से ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ, यानी 90 अंश तक और दक्षिणी गोलार्ध में, और उसी तरह 66.5 से 90 अंश तक उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंध, यानी इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी हो जाती हैं, यानी उनकी जो गर्मी है वो बहुत कम होती है। जब सूर्य की किरणों की प्रखरता कम होने लगती है तो वहाँ इन क्षेत्रों में ठंड की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि इन ध्रुवीय प्रदेशों में वर्ष भर बर्फ छाई रहती है।
हमारी पृथ्वी, और इस चित्र में हम वायु दाब पेटियों को देख रहे हैं। इसके पहले हमने मानचित्र में तापमान पेटियों को देखा, तो हमने देखा कि तापमान पेटियों की चौड़ाई अधिक थी और उसके बनिस्बत यहाँ पर वायु दाब जो पेटियां हैं इनकी चौड़ाई कम है। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऊंचाई पर जाने पर हवा रिक्त स्थान होती है, और यहाँ चार विकल्प हमें दिए गए हैं, घनी, विरल, गर्म, आर्द्र। इन चारों में से एक उत्तर सही है। सही उत्तर है विरल। ऊंचाई पर जाने पर हवा विरल होती है, यानी हवा की सघनता कम होते जाती है। वायु दाब रिक्त स्थान इकाई परिमाण में बताया जाता है, यानी वायु दाब की इकाई क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, मिलीबार, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम। तो सही जवाब है मिलीबार। वायु दाब मिलीबार इकाई परिमाण में बताया जाता है। अगला है, पृथ्वी पर वायु दाब रिक्त स्थान है। चार विकल्प हैं हमारे सामने, समान, असमान, अधिक, कम। सही जवाब है असमान। पृथ्वी पर वायु दाब असमान है। हमने देखा कि जहां पर तापमान अधिक है वहां वायु दाब कम है, जहां तापमान कम है वहां वायु दाब अधिक है। तो इस तरह पृथ्वी पर वायु दाब असमान है। 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच दाब की पेटी है। रिक्त स्थान के लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं, विषुवतीय कम, ध्रुवीय अधिक, उपध्रुवीय कम, मध्य अक्षांशीय अधिक। देखते हैं सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है विषुवतीय कम दाब की पेटी। 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच विषुवतीय दाब की पेटी है, यानी जीरो अक्षांश जो है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर और भूमध्य रेखा से 5 अंश दक्षिण, इसके जो बीच का क्षेत्र है, हम जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सतत वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। इस पूरे क्षेत्र में, पृथ्वी पर इस पूरे क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा होने से वहाँ की हवा गर्म होती है, गर्म होने पर वह प्रसारित होती है, फैलती है और वह ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जिस कारण वहां पर हवा का दबाव कम हो जाता है। तो यह जो क्षेत्र है वह विषुवतीय कम दाब का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, 30 अक्षांश के निकट अधिक वायुदाब पेटी का निर्माण कैसे होता है और वह क्षेत्र मरुभूमि क्यों होता है? मरुभूमि यानी रेगिस्तान, मरुस्थल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 अंश अक्षांश के निकट अधिक वायुदाब पेटी का निर्माण क्यों होता है। विषुवतीय क्षेत्र में 0 अंश से 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय प्रदेश की ओर यानी उत्तर दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण दिशा में बहने लगती है। ऊंचाई पर कम तापमान के कारण वह हवा ठंडी होकर भारी बनती जाती है। जब जैसे हवा गर्म होती है तो हल्की होती है, वैसे ही हवा जब ठंडी होती है तो हवा में स्थित जो पानी की बूंदें हैं वह जमने लगती हैं और हवा भारी होने लगती है, हवा का वजन बढ़ जाता है। यह भारी हवा भूमि की ओर उत्तर और दक्षिण गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच आती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। जब हवा भारी हो जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, जब वजन बढ़ गया तो उसका दबाव भी अधिक बढ़ता है। अब दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पर मरुभूमीय क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र क्यों बनता है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में
25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच फैली हुई मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटियों की हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा में वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। यह वायु भी, और इसी तरह जो यहाँ पर हवा है वो भी शुष्क है, इसलिए इस प्रदेश में वर्षा नहीं होती। अतः संसार की अधिकांश मरुभूमियां यानी अधिकांश मरुस्थल, अधिकांश रेगिस्तान 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में या तो उत्तरी गोलार्ध में और या तो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं इस मानचित्र में, यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और यह हमारी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। हम जानते हैं कि कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण। अब हम बात कर रहे हैं 30 अंश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं 30 अंश उत्तरी गोलार्ध में और 30 अंश ये दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, रंग दिखाई दे रहे हैं, ये सूखे सूखे, तो ये जो है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। तो हम विश्व के मानचित्र में देख रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 30 अंश के आसपास ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मरुस्थल, ये भारत का थार मरुस्थल, अरब ये जो अरब प्रदेश है, अरब भूमि है, ये पूरा मरुस्थल। उसी तरह से हम यहाँ पर हम देख रहे हैं रूस और चीन में फैला हुआ मरुस्थल। तो ये अधिकांश मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री से 23 डिग्री से लेकर ऊपर हम पहुंच रहे हैं, तो 30 डिग्री के आसपास हमें अधिकांश मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं। विषुवत रेखा 0 अक्षांश 23.5 अक्षांश दक्षिण में मकर रेखा, 23.5 अक्षांश उत्तर में कर्क रेखा, 30 अक्षांश उत्तर और 30 अक्षांश दक्षिण, 50 अंश उत्तर 50 अंश दक्षिण। अगला प्रश्न है, वायु दाब पेटियों को दर्शाने वाली सुडौल आकृति बनाओ और उसे शीर्षक दो। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह बहुत अच्छा स्पष्ट चित्र दिया गया है वायु दाब पेटियों को दर्शाने वाला। ये हमारा विषुवत वृत्तीय क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रखर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है इसलिए वायु दाब कम होता है। तो यह है विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी। अब हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी और उसके बाद उपध्रुवीय क्षेत्रों में कम दाब की पेटी। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, यह अब चूंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है, वक्राकार है, इसलिए इस क्षेत्र में हवाओं को पृथ्वी से वायुमंडल से बाहर निकलने का अधिक अवसर मिलता है। और दूसरी बात है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सतत घूमती रहती है, तो उस गति के कारण भी यहाँ की जो हवाएं हैं, इस क्षेत्र की हवाएं, वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जब हवा कम हो जाती है तो उसका दाब भी कम हो जाता है। उसी तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी और उसके बाद उपध्रुवीय कम दाब की पेटी। तो यह था हमारा वायु दाब पेटियों को दर्शाने वाला चित्र। ये विषुववृत्तीय दाब की पेटी, कम दाब की पेटी हम देख रहे हैं। 0 अंश से 5 अंश उत्तरी गोलार्ध और 5 अंश दक्षिणी गोलार्ध कम दाब की पेटी है। यह हम देखते हैं 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी। और हमने देखा कि अधिकांश जो मरुस्थल है हमारे इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर ये जो हम क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र में हमें अधिकांश मरुस्थलीय प्रदेश मिलते हैं। अब ये है 55 अंश से 65 अंश के बीच उपध्रुवीय कम दाब की पेटी। उसी तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो 25 अंश से 35 अंश के बीच मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी और 55 अंश से 65 अंश के बीच उपध्रुवीय कम दाब की पेटी और उसके बाद ध्रुव प्रदेश जो हमारा है वह ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी।
आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब भी करें। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।